नमस्कार जेटीएन लाइव में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के राइटर एडिटर एक मशहूर हस्ती हैं। आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, आपने देखी होगी वांटेड, आपने देखी है नो एंट्री। उस फिल्म के प्रोजेक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिलीप साहब। दिलीप सर, स्वागत है आपका। और नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो आप तो रांची के हैं, आपने शुरुआत जोहार से कर दिया, लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप भी झारखंड से ही हैं। दिलीप सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपके हाथों से बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं और कामयाब रही हैं। सफ़र पे जो आपका रहा है बॉलीवुड का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में दो शब्द बताइए कि आप बॉलीवुड तक कैसे पहुँचे। बॉलीवुड तक कैसे पहुंचा, ये तो बहुत ही संघर्षमय यात्रा रही। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं झारखंड में 20 साल पहले एक सपने देखने वाला लड़का था। और सपने देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सपने मेरे यहाँ पूरे नहीं हो सकते। तो मैं आपको बता दूं कि 20 साल पहले मैं बिहार में था, झारखंड में नहीं था उस वक्त। जैसे ही गया वैसे ही झारखंड मिल भी गई हमें। तो जाने के बाद वहाँ पर मैंने अप्रेंटिस के तौर पर एडिटिंग के लिए इधर उधर कोशिश की। और वहाँ पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनको आप जानते होंगे, सतीश कौशिक जी, अनिल कपूर जी, एक्टर। तो इन दोनों की कंपनी थी कपूर एंड कौशिक। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ के एडिटिंग स्टूडियो में मैं अप्रेंटिस था। और फिर धीरे धीरे वहाँ लोगों से काम करते 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 अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग एडिटर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा थी। लेकिन हुआ ये कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और शुरुआती दौर से ही मैं स्टोरी टेलर बनना चाहता था। तो स्टोरी टेलर बनने के लिए क्या हुआ कि कई लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि स्टोरी टेलर बनने के लिए सबसे सही जगह एडिटिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको स्टोरी बनानी है आखिरी समय। तो इसलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं वो टेबल ही आपको बताएगा कि व्हाट एक्चुअली वांट्स टू गिव टू द पब्लिक। राइट, राइट, राइट। होता क्या है, कहा भी गया है, जो बाद में मुझे पता चला कि द रियल एसेंस ऑफ द फिल्म इज़ इन एडिटिंग टेबल। एडिटिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पर आपको सारा शेप करना पड़ता है। तो मज़ा आया बहुत अच्छा। और मज़ा इतना आया कि मैं बाहर की दुनिया भूल गया। आप इतना रम गए फिल्म के अंदर। जी हाँ, मैं इतना दिलीप रमा। सर, सफ़र की बात चली है तो आपका जो पहला माइलस्टोन रहा है वो था आशुतोष गोवारिकर का जोधा अकबर। तो ज़रा बताइए उसके बारे में। जी, जोधा अकबर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जोधा अकबर मुझे बल्लू सलूजा जी के थ्रू मिली थी। बल्लू सलूजा जी बहुत बड़े नामचीन एडिटर हैं जिन्होंने लगान एडिट की है और बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने। इस वक्त तो एकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं, उसके मेंबर भी हैं, वोटिंग मेंबर है। तो जोधा अकबर में उनको एक असिस्टेंट एडिटर की ज़रूरत थी और उसी वक्त मैंने उनको ज्वाइन किया। तो मेरा डेजिग्नेशन था असिस्टेंट एडिटर। और पूरी फिल्में वगैरह एडिट कर रहे थे। तो बाद में जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो हमने कोशिश किया कि क्या किया जाए, क्या डेजिग्नेशन आएगा। तो उसी वक्त क्या था कि मैं उसके प्रोमोज और ट्रेलर भी एडिट किए थे मैंने। और जो प्रोमो ट्रेलर एडिट किए हुए थे तो मैं चाह रहा था कि मेरा इसमें एसोसिएट एडिटर नाम आ जाए पूरी फिल्म में। तो मैंने रिक्वेस्ट किया आशु जी से। आशु जी, जिनको हम लोग बड़े रिस्पेक्ट से आशु जी बोलते हैं सारे लोग, आशुतोष गोवारिकर जी। तो उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म में एसोसिएट एडिटर या एसोसिएट कैटेगरी नहीं होता कभी भी। तो उन्होंने कहा कि चीफ असिस्टेंट एडिटर आपको मिलेगा। और बड़े प्यार से समझाया उन्होंने मुझे। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, चीफ असिस्टेंट। लेकिन सर मैं एसोसिएट एडिटर चाहता था। तो नहीं, एसोसिएट एडिटर नहीं मिलेगा, मैं आपको एडिटर का दे रहा हूँ टाइटल। मैं बोला एडिटर तो बल्लू जी हैं। बोले नहीं, प्रोमो और ट्रेलर एडिटर। मतलब ये दो चीज़ें अलग से हुई हैं और आप उसको एडिट कर। हाँ। तो ये जो प्रोमो ट्रेलर एडिट की बात जो हुई, ये मुझे एक ट्रायल के तौर पर मुझे उन्होंने दिया था कि तुम करके दिखाओ। तो पहली बार मेरे एक टैलेंट को खोजने का काम जो उन्होंने किया था वो आशुतोष गोवारिकर जी के हाथ में चला जाता है वो क्रेडिट, कि इसने इस तरीके से किया। तो वो जो ट्रेलर मैंने एडिट किया था जोधा अकबर का, वो उस वक्त मेरी मिक्सिंग की हुई ट्रेलर कांस फिल्म फेस्टिवल में चली थी। तो वो मतलब उस ट्रेलर, फिल्म फेस्टिवल के दौरान वो दिखाई गई। हाँ, फेस्टिवल के दौरान वो दिखाई गई कांस में वो फिल्म। ये ट्रेलर पहली बार जोधा अकबर का ट्रेलर कहीं पर दिखाया गया तो कांस फिल्म फेस्टिवल था। वहाँ के जूरी मेंबर आकर लेकर गए थे इस ट्रेलर को। इस ट्रेलर को। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी फिल्म थी अपने समय की वो। दिलीप साहब, हम लोग बात कर रहे हैं जोधा अकबर की, चूँकि हिस्टोरिक फिल्म है और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी रहे उस चीज़ को लेकर के। आप उस फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़े रहे थे, तो उस जो हिस्टोरिक कंट्रोवर्सीज रहे थे, लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियाँ की थी
कि जो जोधा का जो कैरेक्टर था या जो अकबर के जो रोल रहे थे, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, जो फिल्म के अंदर दिखाई गई, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आप उस यूनिट में जुड़े हुए थे, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि लोगों का जो परसेप्शन था और जो फिल्म के अंदर आया है वो एकदम रियलिस्टिक है, आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मैं दोनों ही तरफ में नहीं जाऊँगा। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो काम था वो लिमिटेड था शॉट्स इनके असेंबलिंग और एडिटिंग पे। क्योंकि ये रिसर्च वर्क है और रिसर्च वर्क आशुतोष गोवारिकर जी के साथ एक ख़ास बात है, वो रिसर्च बहुत करते हैं और वो कोशिश करते हैं ट्रू टू द क्लोज टू द फैक्ट। क्लोज टू द फैक्ट। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। तो अब ये सवाल उन्हीं से करना चाहिए, जब भी जिनको करना है उन हिस्टोरियंस से करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विस्तृत चीज़ है जिसमें मेरा जैसा इंसान जोधा और अकबर के बारे में बोले तो ये बहुत कुछ अलग ही बात हो जाएगी। तो नहीं बोलना चाहिए मुझे उन चीज़ों में, क्योंकि वो रिसर्च चलिए का subject है। दिल से हम निकलते हैं जोधा अकबर से, चलते हैं वांटेड की तरफ। जो सफ़र था आपका वांटेड में, तो बोनी कपूर का बैनर, वो एक अजीब सा माहौल और कपूर फैमिली का एक अपना दबदबा बॉलीवुड के अंदर। तो आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं बॉलीवुड मेकिंग के, ये वांटेड के मेकिंग के दौरान, वो कैसे रहे? बहुत ही शानदार रहा इसमें। बल्कि ऐसा था कि आशुतोष गोवारिकर जी से शिफ्ट करके बोनी कपूर जी के यहाँ जाना एक बहुत ही अलग ही माहौल था, क्योंकि दोनों की आप फिल्म मेकिंग देखेंगे आप तो बहुत बिल्कुल अलग है। आशु जी जिस तरह के रियलिस्टिक पीरियड ड्रामा करते हैं और बोनी जी जिस तरह की कमर्शियल फिल्म करते हैं, ये आप समझिए नॉर्थ साउथ है। और जब वहाँ गया तो ये भी कमाल की बात हुई कि मुझे एडिटर बोनी कपूर ही बनाने वाले थे बहुत पहले, नो एंट्री में ही। लेकिन किसी कारणवश मैं उसमें एसोसिएट एडिटर बनकर ही रह गया। बाद में जब मैंने ट्रेलर प्रोमो उनसे शेयर किया तो उसी वक्त कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आया कि मैं वांटेड एडिट करूं। वांटेड की शूटिंग वगैरह ऑलरेडी चल रही थी, तो उसमें यही था कि मुझे चेन्नई जाके एडिट करना है और मैं उसको ले लिया उसे एडिट करने के लिए। वो भी बात थी कि चलो, उस वक्त बोनी जी ने मुझे कहा कि शायद तुम तो एडिटर हो गए हो लेकिन मैं तुम्हें बड़ा एडिटर बना रहा हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल सर, आप बहुत बड़ा एडिटर बना रहे हो मुझे। क्योंकि वांटेड उस वक्त की क्या चीज़ थी, उस समय 4 लोगों के लिए बहुत बड़ी फिल्म थी वो, जो उस वक्त की जो बात कर रहे हैं हम। एक तो सलमान खान के लिए हिमसेल्फ, कि सलमान खान आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस तरह की बड़ी फिल्म कर रहे थे। प्रभु देवा के लिए, बोनी कपूर जी के लिए और ख़ुद एडिटर के लिए, क्योंकि मेरी वो पहली फिल्म थी। तो चेन्नई आना जाना होकर उस वक्त हम लोगों ने एडिट किया उस फिल्म को। और पूरे एडिट के दौरान मैं आपको कहूँ, मैं भले ही एक टेक्नीशियन के तौर पे उससे जुड़ा हुआ था, बट बोनी जी की फैमिली से जो इंटरेक्शन करने का मौका मिला, श्रीदेवी मैम थी उस वक्त, तो मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि मैं कहीं किसी फैक्ट्री में या कहीं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं एक फैमिली में काम कर रहा हूँ। हाँ, तो बोनी जी के साथ ये खासियत है और कि वो अपने पूरे एम्प्लॉय को उसी तरीके से रखते हैं। दिल से एक और सवाल है कि इससे पहले फिल्म आई थी नो एंट्री, उसी बैनर की फिल्म थी, तो उसके अंदर जो कॉमिक कैरेक्टर्स थे, तो कॉमिक जो फिल्म होता है, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिटेक्स होते हैं कॉमिक सीन्स में, ये कितना सच है? हाँ, बहुत होते हैं, क्योंकि टाइमिंग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें मल्टी स्टारर है तब तो और ज़्यादा है, क्योंकि सबको एक ट्यूनिंग के साथ काम करना है। कोई भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसको फिर से रिटेक करना है। तो ये बहुत सारे रिटेक होते हैं इसमें। ये एज ए एडिटर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये तो आप मत पूछिए, ये लेकिन यही हमारा प्रोफेशन है तो उसे एक्सेप्ट करना है। चैलेंज तो बहुत है, रिटेक्स के जो चैलेंज है बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि उस रिटेक के चैलेंज से सिर्फ एडिटर गुजरता है, डायरेक्टर भी तो गुजर रहा है, डीओपी भी गुजर रहा है उससे। तो फिर एडिटर का तो ये प्रोफेशन है कि उससे बेस्ट निकालना। तब सर 20 साल हो गया आपके इस सफ़र को, आपको लगता है कि जो सफ़र आपने अब तक तय किया है वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके अनुसार है, या कुछ और इसके अंदर आपको लग रहा था कि थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, या आपने बहुत जल्दी कुछ पा लिया? नहीं, बहुत जल्दी तो नहीं पाया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पाना चाहिए था। लेकिन ये थोड़ा स्लो हुआ है, बट इस स्लो का भी फ़ायदा है। मुझे लगता है कि पता नहीं मुझ में कहाँ से क्वालिटी आई है इस चीज़ को, या हो सकता है कि मैं ऐसे मेकर्स लोगों के साथ काम किया हूँ जिनके स्ट्रगल से मैं बहुत प्रभावित रहा। तो जो भी चैलेंजेस आए तो मुझे लगा कि इन चैलेंजेस से ऊपर कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उन चीज़ों को मैं देखता हूँ। तो इसीलिए मुझे भी लगा कि ये जो कोरोना आया
तो इस कोरोना के दौरान भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आया, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, शायद अभी हम चर्चा भी करें उसके बारे में। आप अभी मैं सीधे उसी चर्चा पर आ रहा हूँ। आप लगातार अभी झारखंड में हैं और आप वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जस्ट टू कलेक्ट द टैलेंट इज लाइक एक्टिंग, स्टोरी राइटिंग, एडिटिंग। तो आपके अभी तक के जो आपके एक्सपीरियंस है, जो अभी आपने 2-3 दिन गुजारे हैं झारखंड के अंदर, ये कैसा है? आपको लग रहा है कि झारखंड के अंदर टैलेंट है इस फील्ड में जाने के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इनफैक्ट कहें तो एक ऐसा टैलेंट है जहाँ जिनको अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, और ये टैलेंट भटका हुआ है। तो मैं अभी तक 4 ज़िले हो गए हैं हमारे। सिमडेगा पहले किया, रांची में फर्स्ट फेज़ किया है, जिसमें भी और 3-4 फेज़ होंगे। उसके बाद हम लोगों ने धनबाद किया और अभी बोकारो किया। तो ये जो हम जितने लोगों से मिल रहे हैं, बहुत ही रॉ है और बहुत जोश वाले हैं। कुछ कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्कशॉप से दूर करें। उसमें सबसे बड़ी चैलेंज है कि आत्मविश्वास जगाना, और इसमें आत्मविश्वास के साथ साथ दूसरा एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है लोगों में, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि हम सफल हो रहे हैं उसमें, क्योंकि जो इन लोगों का जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो उस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उन लोगों। ना केवल हमारी टीचिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि हमें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो नज़र आ रहा है उनमें। देव साहब, लेकिन वर्कशॉप में एक चैलेंज होता है कि आज के जो युवा हैं उनके अंदर सब कुछ है मगर पेशेंस नहीं है। उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? उनको मैं बताता हूँ मेरे 20 साल हो गए हैं, और ये बताता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और मुझे अब मुझे करना है कुछ। तो मैं उनको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, और उन्हें ये भी बोलता हूँ कि आप उन बड़े लोगों का एग्जाम्पल्स देखिए। आप जो रातों रात स्टार बने उनके एग्जाम्पल्स मत देखिए, वो उनके एग्जाम्पल्स देखिए जो बहुत दिन हो गए जिनको करते हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। बहुत लंबा संघर्ष किया। क्योंकि वही पेड़ बहुत स्ट्रांग होता है और आंधी में टिका होता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और जड़ें मजबूत होने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है जड़ें को फैलने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दिलीप सर, आप तो टेक्निकल फील्ड से हैं, आप बिहाइंड कैमरा काम करते हैं, आप एडिटिंग टेबल पे हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कि मतलब अगर बॉलीवुड की बात होती है या शो बिजनेस की बात होती है तो वो सीधा स्क्रीन चाहते हैं, कोई बैक कैमरा काम करना चाहता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना और ऐसे लोगों को कलेक्ट करना और उनको सही ढंग से ट्रेनिंग दे करके टेबल तक पहुंचाना, ये कितना बड़ा चुनौती है? ये उतना ही बड़ा चुनौती है जितना नया स्टार खड़ा करना। अब इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि झारखंड में अभी तक जहाँ तक मिले हम लोगों से, सबसे ज़्यादा लोग एक्टर बनना चाहते हैं, और उनको एक्टर भी वो वर्कशॉप में जो कॉल आ रहे हैं हमारे पास, उससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो वर्कशॉप में ट्रेनिंग लेने से ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि कास्टिंग कब करेंगे आप। तो सीखने की इच्छा कम है और तुरंत काम करने की इच्छा ज़्यादा है। मैं उन लोगों से ये कह रहा हूँ, जो हमारे वर्कशॉप का एजेंडा है, ये कला जो है इसका व्यापार हो, इसका रोजगार हो। अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हम कुछ टाइम देते हैं, तो जिससे हमारा पूरा जीवन संवरेगा, जिससे हमें रोजगार मिलेगा, जिसका हम व्यापार करेंगे, उसे सीखने के लिए हम समय क्यों नहीं देना चाहते इसका हैं। मतलब है कि जो टैलेंट आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उनको चाहिए कि वो खुद को तरासें, पारंगत हो, इसके बाद वो उस जगह तक पहुंचे जिसके बारे में वो ड्रीम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पारंगत होने में तो वक्त लगता है, लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए कि एक बेसिक नॉलेज ले लें, एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज ले लें और शुरुआत करें, और साथ में सीखते भी जाएं और करते भी जाएं। दिलीप साहब, चूँकि आपका वर्कशॉप झारखंड में चल रहा है, आप अभी धनबाद वगैरह भी ये करने वाले हैं, तो एक सवाल मेरा थोड़ा पॉलिटिकल भी है। वो ये है कि बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ के रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं। साउथ में तो पैरेलल सिनेमा जो है बॉलीवुड का वो बनता है। इधर अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा में है या आसाम वगैरह है या बंगाल इवन है। टॉलीवुड की अगर बात करें तो थोड़ा आगे है। झारखंड उस कॉन्टेस्ट में बहुत पीछे है। अगर आप सीधे अगर झारखंड सरकार से कुछ कहना चाहें कि अगर यहाँ पे जो फिल्म का जो माहौल है या यहाँ जो टैलेंट हैं उनको कलेक्ट करना या उनको प्रमोट करना, या फिर या कह सकते हैं कि जो रीजनल सिनेमा है झारखंड का, जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे खोटा है, नागपुरी है, बांग्ला है बोला जाता है यहाँ पे, तो इसको लेकर के एक माहौल अगर बनाए, एक एटमॉस्फेयर अगर बनाए, तो आप सीधे अगर सरकार से कहना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधे सरकार से बोलने से पहले मैं ये खुद कहूँगा कि मैं एडिटर था, मुझे किसी ने डायरेक्टर बनाया, और मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने डायरेक्टर मुझे बनाया वो बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोलकाता में जॉब कर रही थी। उन्होंने फिल्म के पैशन की वजह से वो नौकरी छोड़ दी और एक फिल्म बनाई अनवांटेड, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो उन्होंने मुझे लॉन्च किया और मेरे जैसे कई टेक्नीशियन को लॉन्च किया उन्होंने।
और मुझे गर्व होता है कहते हुए कि हम लोगों ने लोकल स्टेज पे, मतलब वैसे लोगों को लॉन्च किया हुआ है इस फिल्म से जो छोटे छोटे शहरों से हैं। जैसे हमारी फिल्म में अनवांटेड में यूपी, झारखंड और बिहार से, साथ में चेन्नई से भी हैं। जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा जेरी सिल्वेस्टर विंसेंट का, जो AR रहमान सर के असिस्टेंट हैं, जिन्होंने एवरेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ में म्यूज़िक दिया है। वो हमारी फिल्म से लॉन्च हुए, अभी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं और ये उनकी काबिलियत है ऑलरेडी, बल्कि हम कहें कि हम सौभाग्यवान हैं कि उन्होंने हमारी फिल्म की। दूसरे हैं हमारी फिल्म के साउंड इंजीनियर लोचन कानविंदे, जो महाराष्ट्र से हैं और जिन्होंने हमारी फिल्म के बाद 2-3 ने, जैसे लूट केस एक आई थी, लूट केस को उन्होंने साउंड डिज़ाइन किया। उसके बाद उनकी एक बड़ी फिल्म आई तान्हा जी, उनका साउंड डिज़ाइनिंग उन्होंने किया। इसके बाद हमारे झारखंड से ही मैं आपको एक नाम लूँगा, हमारे DOP जिनको हम लोगों ने लॉन्च किया वो है नारायण साहू, जिन्होंने फेसबुक वाला प्यार डायरेक्ट किया, बाद में खुद की फिल्म बनाई। और आर्ट डायरेक्टर हैं हरिओम प्रजापति, जो झारखंड से हैं। इसके बाद हैं एक्टर हैं बहुत सारे एक्टर, हमारा जो लीड एक्टर है वो झारखंड से है और सेकंड जो लीड है वो यूपी से है। फिर उसके बाद के जो मेन कैरेक्टर्स जो और भी जो हैं सारे, वो बिहार से हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो लोकल हैं और जिन लोगों को हम लोग जान रहे थे, उन लोगों को सारे को मिलकर यहाँ पर काम किया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें क्या है कि सरकार से हम सब कुछ मांगे, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारे पास एक टीम होनी चाहिए जिसमें मधुमिता राय जैसी जो प्रोड्यूसर हैं वैसे प्रोड्यूसर होने चाहिए, जिनका हम जैसे टैलेंट के ऊपर भरोसा हो, और ऐसे एक्टर्स होने चाहिए जिनके ऊपर टैलेंट्स हो। तो ऐसा क्या होता है, इन दोनों को लेकर इस तरह की फिल्में बनाई जा सकती हैं। जब ये फिल्में पर्दे पे आएंगी, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस 2021 में आ जाए ये फिल्म, तो आप देखेंगे उस फिल्म में इन लोगों ने क्या काम किया है। और वोकल फॉर लोकल जो है, हम लोगों ने ऑलरेडी 2016 से शुरू किया इसी को लेकर। हमारी फिल्म को बनने में टाइम बाद में आया, लेकिन आपने पहले ही शुरू किया। हाँ, हमने पहले ही शुरू किया हुआ है कि हमारी ये कोशिश है कि हमारे आसपास के जो टैलेंट हैं उनको काम मिले और हम उनके साथ काम करें। तो इस बार झारखंड में भी जो हम ये वर्कशॉप जो कर रहे हैं, इसमें हमारा टारगेट है कि 2021 में हम 4 फिल्में बनाएं और ये रीजनल फिल्में होंगी। रीजनल फिल्मों कहने से हम लोग को ऐसा लगता है कि रीजनल फिल्म मतलब कि छोटी फिल्में हैं, ये है वो हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं यहीं पर नॉलेज काम आता है। रीजनल फिल्म को अगर हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे बनाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर बनाएं, तो ये इंटरनेशनल फिल्म होती है। इसमें सिर्फ एक सबटाइटल ऐड करना होता है और ये इंटरनेशनल फिल्म हो जाती है। इसको डबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्निकली इसको अपग्रेड करके रीजनल लैंग्वेज में पिक्चर बनाना है और सबटाइटल देकर के उसको इंटरनेशनल करना है हमें। और ये जब हम इंटरनेशनल करेंगे तो किसी भी हालत में आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम या पॉलिश या फिर डच इन फिल्मों से कम नहीं होगी। नहीं होंगे। तो सब आपने बहुत बेसिक कहा रीजनल ये के बारे में, फिल्म के बारे में। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का थॉट रखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ रिलाइंग ऑन द सिस्टम और द गवर्नमेंट, ट्राई टू मेक अ पैरेलल सिस्टम एंड कलेक्ट द गुड पीपल्स एंड हैव अ प्रोडक्शन हाउस एंड प्रोडक्शन यूनिट टू प्रोड्यूस द फिल्म्स। ये बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। हम दाद देते हैं कि आपकी जो सोच है ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आप भी एक कैंप बना रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कैंप में आए और बात करें। बॉलीवुड को लेकर के एक चर्चाएँ होती हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंप कल्चर है, नेपोटिज्म है वहाँ पे, जो एक गुट में है वो दूसरे गुट में नहीं जाता। तो आपको लगता है कि ये काम करने का बेहतर तरीका है या कहीं ना कहीं लगता है कि प्रतिभाएं प्रभावित होती हैं इससे? देखिए, प्रतिभाएं तो प्रभावित होती ही हैं, लेकिन ये जो नेपोटिज्म है वो कहाँ नहीं है। नेपोटिज्म हर जगह है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो या कहीं भी हो। लेकिन इसके एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जिसका ग्रैंड पेरेंट्स पहले मेहनत किए हैं, क्या उसका फल उसके बच्चे को नहीं मिलेगा? गड़बड़ियाँ तब होती हैं और बाकी लोगों का क्वेश्चन तब जायज़ होता है जब इनको हक देने के चक्कर में दूसरों का हक मारा जाए। तो ये गलत है, ये गलत है। और क्या है, ये इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री को रन करती है ऑडियंस, व्यूवर्स अगर देखना बंद कर दे तो नहीं चलेगी। तो अगर व्यूवर्स को प्रॉब्लम है तो वो देखना बंद कर दें उनकी फिल्में, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। क्यों देखने जा रहे हैं हम? अगर हमें किसी हीरो से शिकायत है तो उसकी फिल्म ना देखें। हम देखेंगे भी और शिकायत भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं ना कि आप किस तरफ हैं पता नहीं चलता। हम शिकायत भी कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। हाँ, मतलब तय नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है, ऑडियंस की गलती है।
और उनको क्या है, मैं बार बार वही कहता हूँ कि कोई पेरेंट्स, कोई फैमिली अगर जिन्होंने इतने सालों से मेहनत किया, वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उस फील्ड में ही आए? वो इसलिए चाहता है कि उसने इतनी मेहनत की है तो उसने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसमें इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया हुआ है, एक अपना पूरा स्ट्रगल ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्ट बनाया किया हुआ है। है। हाँ, बिल्कुल जैसे आज अगर मैं 20 साल यहाँ दिया हूँ तो कल मैं अपने बच्चे को क्या बोलूँगा कि तू कुछ भी कर, मैं नहीं सपोर्ट करूँगा, मैं एक सीमा तक तो सपोर्ट करूँगा ना उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हर पेरेंट्स चाहते हैं। आज जैसे कोई भी पेरेंट्स हैं, हम इस इंडस्ट्री में आए या किसी भी फील्ड में जाएं तो क्या कहते हैं किसी को मिलके, मेरे बच्चे को संभालिएगा बोलते हैं। तो इसमें अगर किसी ने अपने बच्चे को संभाल लिया तो गलती क्या की? दिलीप सर, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, अभी ट्रेंड है सोशल मीडिया का। आपको लगता है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो सितारों का जो इमेज है वो बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं? तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया का जो ये ट्रेंड है उसको नेगेटिव है या पॉजिटिव है? किसी भी चीज़ का जो रीचमेंट है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद बहुत सारे सितारे हैं जो टारगेट पे आए हैं पब्लिक के। आपको लगता है कई सोशल मीडिया के कारण कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो खंडित हुई है? अब मुझे लगता है इस वक्त तो हुई है, क्योंकि देखिए जब जब जन आंदोलन चलता है तो वो जो प्रवाह है उससे बच पाना मुश्किल होता है। और सोशल मीडिया क्या है, कल जो हम कुछ भी बातें, अच्छी बातें या बुरी बातें जो चौक चौराहे में करते थे, आज ये चौक चौराहा सोशल मीडिया है जिसमें पॉपुलेशन जो है करोड़ों की है। जो दिमाग है, जो आँखें हैं, वो जो करोड़ों की है, जो आँखें देख रही हैं इस सारी चीज़ों को, जो प्रभावित हो जाती हैं इन चीज़ों से। तो इसका असर तो हुआ होगा। अब जब तक थिएटर में फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी तब तक हम ये बता नहीं सकते कि कितना असर हुआ है ये चीज़। अभी तक तो सोशल मीडिया में हुआ है तो हम केवल अनुमानित लगा सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं इन चीज़ों का। ये जब फिल्में रिलीज़ होना शुरू होंगी थिएटर पे तो इसका रियल इम्पैक्ट जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ही पता चलेगा। हाँ, क्या कुछ हुआ है। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे दिलीप साहब, हम बात करना चाह रहे हैं कि जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलीवुड कितना अपग्रेड हुआ है। अब ये माना जाता है कि फिल्में बनाना ज़्यादा आसान है पहले के मुताबिक, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत आसान है। आप खुद ही देखिए कि जो जिस टेक्नोलॉजी की वजह से फ़िल्म बनाने के लिए, स्टोरी टेलिंग करने के लिए मुझे 20 साल पहले यहाँ से जाना पड़ा, यहाँ पर ऑलरेडी कई लोग फ़िल्म बना रहे हैं झारखंड में। मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आसान कर दी ज़िंदगी। अब इसकी क्वालिटी के ऊपर पेशेंस और धैर्य है। इसको धीरे-धीरे आएगा, ये टेक्नोलॉजी से नहीं आएगा सिर्फ़। क्या होता है, इट इज़ नॉट अबाउट द मशीन, इट इज़ अबाउट द मैन बिहाइंड द मशीन। ये बात है यहाँ पर। तो मशीन तो आ गई है, हम बनाने लगे हैं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है यहाँ पर। दिलीप साहब, एक चीज़ और भी है कि आपका एक लंबा सफ़र हो गया, 20 साल अब हो गया बॉलीवुड में। ये 3-4 जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं, लकीली कामयाब भी रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के सितारे होंगे जिनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। कोई एक सितारा जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित कर गया है, अगर आप जिक्र करना चाहें तो? ये तो क्या होता है, इतने सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं तो बताना काफ़ी मुश्किल होता है। बट एक मुझे लगता है सितारे में जो एक्टर की जो बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें डायरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक सितारे हैं। तो इसमें 2 का नाम लेना मैं बहुत मुझे लगता है लाज़मी है, और वो है एक आशुतोष गोवारिकर, प्रभुदेवा। इन दोनों का नाम लेना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मेरे करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। बोनी कपूर तो हैं ही, और इसके साथ आशुतोष गोवारिकर जी का, क्योंकि इन्होंने ना कुछ मेरे लिए बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभाव डाला है। इन्होंने एज ए फिल्म मेकर इन्होंने सोसाइटी पर प्रभाव डाला है। तो ये 2 जो हैं, ये एक्टर्स, टेक्नीशियंस, व्यूवर्स, इन लोगों को प्रभावित किया है बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने समाज को प्रभावित किया है। पूरी फिल्म के आप हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो इन दोनों का नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। दिलीप साहब, हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, सिंप्लिसिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी है। अब इस इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण कि अब वेब सीरीज़ का ज़माना है। लोग छोटी यूनिट बनाते हैं, वेब सीरीज शूट करते हैं और वो सीधे रिलीज हो जाता है। ये अनसेंसर्ड और मतलब चीप टाइप के जो वेब सीरीज़ हैं, आपको नहीं लगता है कि विजुअल मीडिया के लिए ये खतरनाक है? देखिए, चीज़ें पहले भी थीं, बट अभी जो एक्सेसिबिलिटी हो गई है उसकी वजह से हमें ज़्यादा दिखने लगी है और प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है। विजुअल मीडिया के लिए खतरनाक होना नहीं होना बताने के लिए ये ऐसी चीज़ है कि खतरनाक तो है। किन लोगों के लिए खतरनाक है? मैच्योर माइंड के लिए खतरनाक नहीं है, इमेच्योर माइंड के लिए खतरनाक है। तो इमेच्योरिटी जहाँ पर है वहाँ पर इसकी एक्सेसिबिलिटी को कैसे रोका जाए, ये गवर्नमेंट को सोचना है। मतलब 18 बिलो 18 को कैसे रोकेंगे आप?
ये आपको सोचना है गवर्नमेंट को, ये रेगुलेशन लाना पड़ेगा। ये मामला तो फिर वो बेसिक मोरल वैल्यूज़ का हो गया कि सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड जिसको जैसा परवरिश मिला है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है और बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं जो कि एपिसोड्स में बन रहे हैं, किस्तों में बन रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक दर्शक वर्ग है जो एडिक्टेड हो रहा है इन वेब सीरीज़ के ज़रिए। आपको लगता है कि ये एडिक्शन खतरनाक है समाज के लिए? बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि माइंड जिस तरीके से ट्रेंड होगा तो ये इस तरह के वीडियोस जो हैं, इस तरह के वीडियो ना कहें, हम बोले कि वीडियोस हमेशा सिनेमा जो है, स्टोरीज़ जो हैं इस तरह के, ये हमेशा से समाज को प्रभावित किए हैं और समाज इनको प्रभावित किया है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वाइस वर्सा हैं दोनों। जिन पर कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि समाज के फिल्मों के कारण समाज प्रभावित होता है। कभी कभी ये लगता है कि जब पिक्चर रिलीज़ होता है और जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि पब्लिक के हाथ में भी बहुत कुछ है। तो लगता नहीं है कि जो पब्लिक का जो सेंटीमेंट है और बॉलीवुड का जो ट्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? दोनों करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। राइटर कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है? राइटर सोसाइटी से ही इंस्पिरेशन लेता है और वहीं से वो सारी चीज़ों को लेकर अपनी इमेजिनेशन से वो और कितना अच्छा बढ़ा दे उस चीज़ को, वो उसके ऊपर काम करता है। लेकिन सोसाइटी का तो ये कहना है कि फिल्मों ने समाज को बिगाड़ दिया। सिनेमा देखना बंद कर दे, सबसे सही तरीका है, क्योंकि हम देखते हैं तभी तो चलती हैं। तो इसमें कहाँ पर बात आया? सेल्फ रेगुलेटरी की। मतलब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं हमें किसी ने रोका है क्या, या हमें किसी ने कहा कि आपको देखना ज़रूरी है, आज रात आपने नहीं देखा तो कल का दिन आप नहीं देख सकेंगे, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन जो बोलते हैं ये करने की ज़रूरत है। ये हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और ये क्यों नहीं रहा वो भी है उसका रीज़न कि ये जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान कहता है कि आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। तो आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने से रोकने के लिए कौन रोकेगा आपको? आपको खुद को रोकना है, खुद को रोकना है आपको। सोसाइटी क्यों रोकेगा? वो जो बना रहा है उसका तो काम है बनाना और बेचना। आप सिगरेट का पैकेट है, सिगरेट के पैकेट को पीना क्या कोई ज़बरदस्ती मुंह पर तो नहीं डालता, उस पर लिखा हुआ होता है खतरनाक है, उसके बावजूद आप पीते हैं। इसमें भी तो लिखा होता है UA, उसके बावजूद आप देखते हैं। तो फिर इसमें गलती बनाने वाले की नहीं है। सरकार कहाँ कहाँ पर पाबंद करेगी, ये तो हम लोगों को सोचना है। आप दिलीप साहब बात कर रहे हैं सिगरेट को लेकर के, हम अब चलते हैं इंडोर्समेंट की तरफ। जो सितारे हैं उनके इमेज का जो फ़ायदा है वो आपको लगता है कि व्यापारी बहुत सातिराना तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जो कलाकार है वो सेंटिमेंटली थोड़े सीधे स्वभाव के होते हैं, आलतू फालतू चीज़ों का भी इंडोर्समेंट कर देते हैं। तो लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना जो अप्रोच है सितारों का, कभी कभी पब्लिक के लिए खतरनाक है, पब्लिक के लिए गलत इंडोर्समेंट आ जाता है। देखिए, सितारे का मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वो फिल्मों के सितारे हैं। ये अलग अलग विधा में जो पारंगत हैं, जिन्होंने बहुत अपना कामयाबी पाई है अपनी फील्ड में, ये क्या होता है कि ये इतने फोकस्ड होते हैं अपनी विधा में कि इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। तो वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं। लेकिन आप जैसा जान रहे हैं कि हर किसी को काम करना है। जब काम करना है तो इनको ब्रांडिंग करनी है। पैसे क्या आएंगे? क्या वो जाकर मजदूरी करेगा? नहीं करेगा। वो उसका मजदूरी करना तो प्रोफेशन है नहीं। तो उसकी एक इमेज जो बनी है इतनी बड़ी, वो उस इमेज को बेचता है, सर्विस देता है एक प्रोडक्ट को इंडोर्स करने का। तो जब इंडोर्स करने को वो सर्विस देता है तो उसके एवज में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पैसे लेता है और वही से उसी से उसकी जो आप समझिए तो उसका रोजगार है। तो इसमें वो गलत नहीं है और लीगली कर रहा है। वो लीगली कर रहा है, इलीगली नहीं कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे आज का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो हाईलाइट होती है और इसकी वजह से उसकी इमेज भी खराब होती है और वो प्रोडक्ट भी विदड्रॉ हो जाती है। तो ये बात देखिए कि सोशल मीडिया के यहाँ पर कितना पॉजिटिव रोल है। इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जो सितारे हैं वो चीज़ों को इंडोर्स करने के पहले थोड़ा चेक एंड बैलेंस करें, उसका मेरिट पे तो विचार कर ले। वो पैसा तो सब कुछ नहीं है। देखिए, पैसा बिल्कुल सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो जब पैसा बहुत कुछ है तो उसको तो काम करना है, वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो ये एक तरह से गला काट प्रतियोगिता भी है कि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर डालेगा। और हमें अपनी इमेज ब्रांड वैल्यू बनाए रखनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए। और जब इतने बड़े ब्रांड वैल्यू हैं तो अगर हम उसके अंदर जाकर देखें तो खर्च केवल उस स्टार का नहीं, उसके स्टाफ का भी है। तो उसके स्टाफ को खर्च को चलाने के लिए उसे
कवर अप करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रोडक्ट नहीं कंप्रोमाइज़ की बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि उनके घरों को चलाने के लिए उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं है, उस ब्रांड के लिए, उस ब्रांड के पीछे कई लोग काम कर रहे हैं, तो उनको रोजगार देने की उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो उसके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर बात ये होनी चाहिए कि जो उसके इंडोर्समेंट करा रहा है उसको इसकी जांच करनी चाहिए बहुत तरीके से। कल अगर मैं या आप किसी चीज़ को इंडोर्स करें तो हमारे और आपके पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, हम इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि हम उसको जज करें। नहीं दिलीप साहब, वो देश के अंदर द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ऑलरेडी है, यहाँ पे काम करता है, लेकिन फिर भी जनता के साथ तो धोखा तो हो ही जाता है इंडोर्समेंट के नाम पे। इसलिए मैं कह रहा था कि जो सितारे हैं या जो उनके जो मैनेजर्स हैं, कम से कम जो कमर्शियल इंडोर्समेंट को देखते हैं, उनको क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लेना चाहिए कि चीज़ें इंडोर्स के लायक है भी या नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल देखना ही चाहिए, उनके जो मैनेजर्स हैं जो इसको हैंडल करते हैं उनको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए ये चीज़, और विस्तार से देखना चाहिए। बट इस तरह के केसेस क्या 100% हैं? नहीं है। इस तरह के 100% सारे इंडोर्समेंट केसेस तो 100% नहीं है, एक दो होते हैं। ये तो मेडिकल में भी है, ये मेडिकल में है, ये पॉलिटिक्स में है, ये पुलिस में है, हर जगह है ये चलिए, चीज़। आप कर रहे हैं मल्टीफेरस फील्ड की, तो एक और सवाल हमारे पास है, वो ये है कि जब से ये नेपोटिज्म का चर्चा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के चर्चाएं हैं, बॉलीवुड भी 2-3 खेमों में बट गया, प्लस और माइनस के चक्कर में कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे झगड़े हुए हैं कंगना रनौत को लेकर के, फिर बाद में और भी लोग, उर्मिला मातोंडकर वगैरह बहुत लोग कूदे हैं इस लड़ाई में। शिवसेना का अलग स्टैंड, दिल्ली से बैठी हुई जो सरकार है उसका अलग स्टैंड है। इसमें एक नया अप्रोच यूपी सरकार का है कि बॉलीवुड के पैरेलल उसको एक फिल्म इंडस्ट्री चाहिए उत्तर प्रदेश में। नोएडा जगह भी चिन्हित है, प्रोजेक्ट भी बन रहा है। बहुत सारे जो बॉलीवुड के लोग हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कमिटमेंट किया हुआ, बाकायदा उनके प्रोजेक्ट में उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। आपको लगता है कि इस देश के अंदर पैरेलल बॉलीवुड कामयाब होगा क्या? मुझे लगता है इसको पैरेलल बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए, हमें कलेक्टिवली ये सोचना चाहिए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। वो डिसेंट्रलाइज है क्या? इससे ऐसा नहीं है कि मुंबई का वैल्यू कम होगा, नहीं, इससे ये होगा कि जो माइग्रेशन होकर मुंबई के ऊपर लोड बढ़ रहा है वो कम होगा, और हर स्टेट को अपने यहाँ किसी भी काम को प्रोग्रेस डेवलप करने के लिए सबको अधिकार है ये चीज़। तो वो यूपी को होना चाहिए, बल्कि हमें तो यूपी से सीख के झारखंड में करना चाहिए। यहाँ पर मैं बोलूँगा हमारी सरकार से मुझे अनुरोध है कि हमारे झारखंड में कुछ करे। ये कुछ ज़्यादा ही डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। नहीं, ये होना चाहिए। देखिए कंटेंट का इतना बड़ा डिमांड है जिसको हम लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अभी स्कोप भी है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। वापस लौटते हैं दिलीप साहब हम आपके कैरियर के ऊपर। 20 साल हो गए, अभी लंबा सफ़र जाना है आपको, क्या सोचा है आगे? और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है ज़रा उसके बारे में बताइए, जो आपका अनवांटेड आ रहा है उसके बारे में। देखिए अनवांटेड जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट फिल्म है, और हम लोगों ने इसमें जो लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल टैलेंट्स जो हैं, जो अभी मुंबई में ही हैं वो लोग, और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जो हमने बनाई, तो हम चाह रहे हैं कि 2021 में इसको हम रिलीज़ करें। रिलीज़ करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, थिएटर में रिलीज़ करना खास तौर पर, वो भी इंडिपेंडेंट फिल्म, तो और वो भी बड़े स्टार अगर नहीं हो तो। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमने जब इनको चुना तो उसी वक्त हमने सोचा कि हमारे लिए बड़े स्टार हैं, जिनके साथ हम काम करते हो बड़े हैं, बड़े हैं बस। तो और अभी जिनके साथ काम करेंगे वो भी बड़े हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हम 2021 में रिलीज़ करें इसे। एक चैलेंजिंग पार्ट है वो इसके, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात क्या है कि हमने कोशिश की, फिल्म बना ली, और अब हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हम लोगों ने, ये जर्नी जो है हमने उसको कंप्लीट किया। दूसरी चीज़ ये है कि हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गैदर किया। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हैं अब। चौथी चीज़ ये है कि अब इसको लेकर हम फिल्म बनाएंगे, और छठी चीज़ ये है कि हम इनके साथ वैसी रीजनल फिल्म बनाएंगे जो इंटरनेशनल होगी। तो ये हमारा प्लान है अभी फ्यूचर। दिलीप साहब, 2-3 सवाल और हमारे मन में है कि जब कभी कोई संघर्ष करता है शो बिजनेस के अंदर, तो वो अचीवमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है कि सफ़र में जो माइलस्टोन है उनके, उसको वो गिनता रहता है। हम ये गिनना चाहेंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, एडिटिंग एक बड़ा जिम्मेवारी है। वैसे हालत में फिल्म फेयर से होते हुए पद्मश्री, और फिर वहाँ से लेकर के भगवान करे कि आप दादा साहब फाल्के तक पहुँचें, आपकी उम्र क्या होगी जब आप दादा साहब फाल्के तक जाएंगे? मुझे लगता है कि मैं उतना नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जिस उम्र की आप चर्चा कर रहे हैं उस उम्र तक मैं कम से कम 300-400 फिल्म बना लूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होगा। मैंने उम्र का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। नहीं, जिस भी उम्र की बात कर रहे हो आप, तो मेरी कोशिश ये है कि अगर मैं 300-400 फिल्में बना लेता हूँ, और जिस तरह के लोकल टैलेंट्स को लेकर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें से मैं कुछ स्टार एक्चुअली बनाने वाला तो मैं नहीं हूँ,
बनेंगे वो अपनी मेहनत से, लेकिन अगर हमारे साथ काम करते हुए अगर वैसे बन जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है ये। दिलीप साहब, आप शो बिजनेस में हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कुछ एक नाम है जिससे देश परिचित है। मैं दो दो लाइन उनके ऊपर टिप्पणी चाहूँगा और शुरुआत में लता मंगेशकर से कर रहा हूँ। कहना नहीं है कि क्या चीज़ है वो, और जो रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न है, कह नहीं सकते। आप कैसे देखते हैं लता जी को? देखिए, कभी भी मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्या है कि जो हमसे सीनियर हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया और जो मिलते हैं, उनसे हमने यही सीखा कि वो हैं क्या, लता ताई। तो लता दीदी हैं और लता दीदी का स्नेह पूरी इंडस्ट्री के ऊपर है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो जो परिवार की बात हम करते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री को जो हम देख रहे हैं वो परिवार भी है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं जो सुना हूँ, जो देखा तो नहीं हूँ उनके साथ, कभी मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का मुझे, तो मैं यही कहूँगा कि लता दीदी का आशीर्वाद पूरी इंडस्ट्री पे रहता है हमेशा। अगर ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं लता जी का नाम है। हाँ जी हाँ। इसी से जुड़ा एक और नाम है, वो है रेखा जी का और अमिताभ बच्चन का। कोई जानकारी नहीं है मुझे। आप कभी मिले हैं इनसे? पर्सनली मिला नहीं हूँ, देखा हूँ मैं अवार्ड फंक्शन में। तो कभी क्या होता है कि जब वहाँ पर जाते हैं तो ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि वहाँ तक जाने से पहले हमारे पहले तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो हमारी पहुँच वहाँ तक हुई नहीं कभी। बट यही मैं बोलूँगा कि जब भी दोनों जाते हैं और किसी भी महफिल में रहते हैं तो महफिल की रौनक ही कुछ और होती है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट खुद का कब तक आएगा? कब तक आएगा इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, और ये लड़कियों के फुटबॉल के ऊपर है, झारखंड के ऊपर है। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है इस वक्त। बाकी फिल्में तो हम बना ही रहे हैं, बट ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत है हमें। तो हमारी कोशिश है कि बस हम लगे हुए हैं, और हमने 2013 में ही इसकी कोशिश कर दी थी यहाँ पर, जब ना तो सब्सिडी थी ना कुछ भी था, लेकिन हमने जो भी था हमने कोशिश की कि हम उसको शुरू करें। स्क्रिप्ट भी रेडी है, तो अब देख रहे हैं कब होती है, बट ये हम आशान्वित है कि बहुत जल्द हो जाएगी ये चीज़। सिर्फ सब इसको वाइंड अप भी करेंगे, इसलिए आज युवा दिवस भी है। आपका एक मैसेज हम जरूर चाहेंगे कि जो शो बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, जिनको लाइट कैमरा साउंड के फील्ड में जाना है, ऐसे यूथ को आप युवा दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? जो यंग है, जिनको इस बिजनेस में आना है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, और आज तो युवा दिवस बहुत ही खास है मेरे लिए। उस मूल मंत्र को लेकर ही मैं चलता हूँ कि अगर हमने सपना देखा है तो हमें फिर रिलैक्स मूड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं हमेशा इससे बात करता हूँ कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। तो उस क्लैरिटी ऑफ थॉट को लेते हुए हम लोगों को उठना चाहिए, जागना चाहिए, और तब तक चलना चाहिए जब तक कि हम अपने उस ड्रीम को अचीव ना कर लें। जी दीप साहब, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। जेटीएन न्यूज़ इंडिया से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे मिलकर हमको वाकई बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और जोहार झारखंड। बहुत जल्द हम आप सबसे मिलेंगे। आपने सुना, 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सबके सब रिलीज हो चुके हैं, कामयाब फिल्में हैं। उनके जो एसोसिएट एडिटर और जो एडिटर हैं यहाँ पे, उनसे मैं आपकी बात करवा रहा था दिलीप जी की। अगली बार हम एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।